दोस्तों आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि अंग्रेज़ों ने भारत को खूब लूटा, लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत को अंग्रेज़ों ने कितना लूटा, कितना पैसा आखिर भारत से अंग्रेज़ों के पास गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भारत का आखिर कितना पैसा अंग्रेज़ों के पास गया और कैसे मुमकिन हो पाया इतनी बड़ी रकम का बाहर जाना। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेजोनेंस ज्ञान में। तो दोस्तों एक बार हम फिर से हाजिर हो गए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए एक और नया वीडियो लेकर। अंग्रेज़ों के ज़माने की कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी। लगभग 200 सालों के अपने राज में अंग्रेज़ों ने भारत को बेहिसाब दर्द दिए, सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश की ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब यहाँ की अर्थव्यवस्था को ठीक बनाए रखने के लिए भी कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। लेकिन अधिकतर ये बात सामने आ ही जाती है कि भारत से विदेशी लूट कर ले गए थे, लेकिन फिर भी कई सवाल खड़े रहे हैं कि आखिर कितना पैसा लूटा गया, ब्रिटिश अफसरों की क्या वर्किंग टेक्निक थी, उन्होंने क्या लूटा और क्या हुआ इसका नतीजा। इन सब बातों का जवाब कुछ हद तक अब मिल गया है। अब हमारे पास एक फिगर है कि आखिर कितना पैसा अंग्रेज हमारे देश से लूट कर ले गए। जानी मानी अर्थशास्त्री उर्सा पटनायक ने हाल ही में एक रिसर्च पेपर लिखा है जिसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया है। रिसर्च का आधार है 2 शताब्दियों का डेटा। उर्सा पटनायक ने लगभग सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की और ये निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेज भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूट कर ले गए। ये 1765 से 1938 के बीच हुई घटनाओं के आधार पर डेटा है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि कैसे मुमकिन हो पाया इतनी बड़ी रकम का बाहर जाना। यह सब कुछ ट्रेड सिस्टम के आधार पर हुआ। कॉलोनियल पीरियड के पहले ब्रिटेन भारत से कई तरह का सामान खरीदा करता था। इसमें कपड़े और चावल प्रमुख थे। भारतीय विक्रेताओं को अंग्रेज़ों की तरफ से कीमत भी उसी तरह से मिलती थी जिस तरह से अंग्रेज अन्य देशों में व्यापार करते थे, यानी कि चांदी के रूप में। पर 1765 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास के साथ ही भारतीय व्यापार पर उनका एक छत्र राज हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई तरह के टैक्स लगाए। ये कर व्यापारियों पर लगाए गए और साथ ही साथ आम नागरिकों पर भी। इन करों का असर यह निकला कि कंपनी की आमदनी बढ़ गई। इसी आमदनी का 1/3 हिस्सा भारतीयों से सामान खरीदने पर खर्च किया जाता था, यानी जो टैक्स व्यापारी देते थे उसका एक हिस्सा उनसे सामान खरीदने के लिए ही खर्च कर दिया जाता था। यानी कि भारतीय सामान को विदेशी फ्री में इस्तेमाल करते थे, उसके लिए अपनी जेब से पैसा नहीं देते थे। ये किसी स्कैम की तरह था। भारतीय व्यापारी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो एजेंट उनसे टैक्स लेने आता था वो कुछ खरीदता नहीं था और जो एजेंट सामान खरीदने आता था वो टैक्स नहीं लेता था। इससे पहले किसी भी रिसर्च रिपोर्ट में ब्रिटिश काल के कामकाज पर इतने गहरे तरीके से विश्लेषण नहीं किया गया था। रिसर्च पेपर में लिखा है जो भी सामान भारत से लिया जाता था उसे सस्ते दामों पर व्यापारियों के टैक्स के पैसे से ही खरीदा जाता था। फिर उसे ब्रिटेन में इस्तेमाल किया जाता था और वहीं से बचा हुआ सामान बाकी देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। यानी फ्री का सामान इस्तेमाल भी किया जाता था और बेचा भी जाता था। एक्सपोर्ट के कारण यूरोप के अन्य हिस्सों से ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा आय आने लगी। साथ ही ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते लोहा, टार, इमारती लकड़ी आदि का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था। और एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन में भारत से की गई चोरी का अहम हाथ था। अगर वो नहीं होती तो ब्रिटेन की तरक्की इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। सस्ते दाम पर खरीदे गए सामान को ज़्यादा दामों में बेचकर ब्रिटेन ने न सिर्फ 100% प्रॉफिट कमाया बल्कि उस पर और भी ज़्यादा रेवेन्यू कमाया। जब ब्रिटिश राज भारत में 1847 तक पूरी तरह से लागू हो गया, उस समय नया टैक्स एंड बाय सिस्टम लागू किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का काम कम हो गया और भारतीय व्यापारी खुद एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस पर भी ब्रिटिश राज ने ध्यान रखा कि जो आय और मुनाफा हो वो सीधे लंदन ही जाए। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कैसे भारतीय व्यापारियों का मुनाफा ब्रिटेन तक पहुंचा। भारत से जो कोई भी विदेशी ट्रेड करना चाहता था उसे खास काउंसिल बिल का इस्तेमाल करना होता था। ये एक अलग पेपर करेंसी होती थी जो सिर्फ ब्रिटिश क्राउन द्वारा ही ली जा सकती थी और उन्हें लेने का एकमात्र तरीका था लंदन में सोने या चांदी द्वारा बिल लिए जाएं। जब भारतीय व्यापारियों के पास ये बिल जाते थे तो उन्हें इसे अंग्रेजी सरकार से कैश करवाना होता था।
इन बिल्स को कैश करवाने पर उन्हें रुपयों में पेमेंट मिलती थी। ये वो पेमेंट होती थी जो उन्हीं के द्वारा दिए गए टैक्स द्वारा इकट्ठा की गई होती थी, यानी व्यापारियों का पैसा ही उन्हें वापस कर दिया जाता था। इसका मतलब बिना खर्च अंग्रेजी सरकार के पास सोना चांदी भी आ जाता था और व्यापारियों को लगता था कि ये पैसा उनका कमाया हुआ है। ऐसे में लंदन में वो सारा सोना चांदी इकट्ठा हो गया जो सीधे भारतीय व्यापारियों के पास आना चाहिए था। इस पूरे करप्ट सिस्टम का असर ये हुआ कि भले ही पूरी दुनिया के सामने भारत बेहद अच्छा बिजनेस कर रहा था और बेहद अच्छा मुनाफा कमाया था जो अगले 3 दशकों तक देश को चला सकता था, पर भारत के राजसी खजाने और वित्तीय कागजों में देश कंगाल हो रहा था। भारत की असली कमाई ब्रिटेन लूट कर ले जा रहा था। इन्हीं खातों का हवाला देकर ब्रिटेन के लिए दिखाया जाता था कि भारत एक अतिरिक्त भार की तरह है, लेकिन अगर सच्चाई को देखें तो ये बिल्कुल उलट है। भारतीय खजाने में कुछ न होने के कारण भारत के पास और कोई चारा नहीं था और उसे अपने आयातों के लिए ब्रिटेन से उधार लेना पड़ता था। पूरी भारतीय आबादी इसके कारण कर्जदार होती जा रही थी। जो पैसा ब्रिटेन ने भारत से चुराया उसे हिंसा के लिए इस्तेमाल किया। 1840 में चीनी घुसपैठ और 1857 में विद्रोह आंदोलन को दबाने का तरीका निकाला गया और उसका पैसा भी भारतीयों के द्वारा दिए गए कर से ही लिया गया। भारतीय रेवेन्यू से ही ब्रिटेन अन्य देशों से जंग का खर्च निकालता था। इतना ही नहीं, ब्रिटेन जो भी पैसा भारत से ले जाता था या जो भी सामान ले जाता था उसका इस्तेमाल अन्य देशों के विकास के लिए भी करता था, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे में न सिर्फ ब्रिटेन ने अपने औद्योगिकीकरण बल्कि कई देशों के विकास के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जो भारत से चुराया गया था। तो दोस्तों, जिस तरह से रिसर्च में काम दिख रहा है वो बताता है कि ब्रिटेन ने भारत को नहीं बल्कि भारत ने ब्रिटेन को दिए गए पैसे से उसका विकास किया है। इस हिसाब से तो अभी ब्रिटेन को माफ़ी मांगनी चाहिए भारत से, लेकिन इसका उल्टा वहाँ के लोग तो ये मानते हैं कि ब्रिटिश ना होते तो भारत का विकास ही नहीं हो पाता। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।